हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जोरदार स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग अपने तूफानी सीरीज एक्सप्रेस से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं उसको हम लोग कर रहे हैं, और इस सिलसिले में हम लोगों ने अपने केमिस्ट्री को मात दे चुका है, केमिस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। तो अब बारी है बायोलॉजी की। तो आज हम लोग उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए बायोलॉजी का जो टर्म 2 में जो चैप्टर आने वाले हैं उसको हम लोग जानेंगे। और आज हम लोग रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना समय को जाया कीजिए, बिना विलंब किए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाइए, इस चैनल को सर्च कीजिए, भागलपुर वल्ला केमिस्ट्री क्लास 10th तूफानी एक्सप्रेस, आपको वीडियो मिल जाएगा। या नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ओके, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि हम लोग जानेंगे क्या है चैप्टर का नाम, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो है कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस। मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रोड्यूस करना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को उत्पन्न करना, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस मतलब किसी चीज का गठन करना, किसी चीज को बनाना, वही कहलाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसको प्रोड्यूस करना मतलब उसको उत्पन्न करना, उसको बनाना या फॉर्मेशन करना उसका, ठीक है। ये तो हम लोग समझ गए रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, हिंदी में मीनिंग क्या होता है। अगर सिंपली कहे, ठीक है, और डेफिनेशन करना चाहें कि रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो क्या कहेंगे हम लोग, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस एंड न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग organism of the same species is known as reproduction। मतलब the formation of new organism मतलब एक नया organism का formation, existing species मतलब कि जो प्रेजेंट में स्पीसीज है, कोई इंसान कोई जानवर है, उससे किसी नया यंग वंश का फॉर्मेशन करना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। समझ गए। अगर कोई जानवर है तो उस जानवर से एक नया जानवर जो बनता है, जो प्रोड्यूस होता है, तो उस एग्जिस्टिंग स्पीसीज में, उस एग्जिस्टिंग जानवर से एक नया यंग वंश, एक बेबी बॉर्न का बनना का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन हम लोग करते हैं या होता है या नेचुरलिटी जो प्रकृति के द्वारा जो हमें देन मिला है, क्यों मिला आखिर, मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या अनर्थ हो जाता। ये क्वेश्चन है ना कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन होना, बिना रिप्रोडक्शन के भी तो लाइफ था। तो रिप्रोडक्शन ऐसा क्यों, मतलब प्रकृति के द्वारा हम लोग को ये वरदान मिला है। तो इसलिए मिला है कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल नीड और एसेंशियल पार्ट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, नेचर के द्वारा अगर ये गॉड गिफ्टेड चीज हम लोग को नहीं मिलता, तो जो अर्थ जो है इस पे लाइफ बरकरार नहीं रहता। मान लीजिए कैसे, कोई भी चीज आज हम लोग है, अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा, फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, अंत होगा। हर चीज का अंत होता है, अंत होते होते क्या, जितना भी फॉर्मेशन हुआ, गठन हुआ, वो तो एक दिन खत्म हो गया, तो उसका वारिस तो कुछ रहा नहीं, एक नया वंश तो बन, सिर्फ और सिर्फ क्या अंत हो रहा है, फॉर्मेशन किसी चीज का तो हो नहीं रहा है, तो किस क्या होगा, तो लाइफ खत्म हो जाएगा। इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो, पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो, ठीक है, वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। एक एज होगा वो मर जाएगा, उसके पीछे कौन रहेगा, कोई नहीं, तो सबका एज होगा, सब मर जाएगा, तो न्यू वंश तो बन नहीं रहा है, तो क्या होगा, अर्थ पर से क्रिएचर का अंत हो जाएगा, अर्थ खाली रह जाएगा। तो इसलिए अर्थ पे लाइफ चलता रहे, एक का मृत्यु हो, उसके बाद वाला जनरेशन जीवित रहे, फिर उसके बाद वाला जनरेशन, फिर उसके बाद वाला जनरेशन, मतलब ये कंटिन्यूटी से ये साइकिल बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस बाय एग्जिस्टिंग बॉडी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब जो माता, जो पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स से एक नया बेबी, एक नया यंग वंस का जनरेशन होना, फॉर्मेशन होना, कोई क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और वो कैसे होता है वो हम लोग अभी आगे जानेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो रिप्रोडक्शन क्या है हम लोग जान गए, डेफिनेशन शुरू करें। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब क्या है और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, मीनिंग क्या है उसका। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग जानते हैं
टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या हम लोग जान गए, अब हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग जानते हैं पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल, जहां पे कोई सेक्स नहीं हो रहा है, जहां कुछ भी नहीं हो रहा है, जहां दो पेरेंट्स का मिलाव नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स। जब सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स किसी न्यू वंस को प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है, बिना कोई सेक्स ऑर्गेन के, बिना कोई सेक्स सेल के, ठीक है, तो किस तरह रिप्रोडक्शन कहलाता है, वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब दो पेरेंट्स आपस में मिल करके, समझ रहे हैं ना हम लोग, तो समझ गए, हंसी आ रहा है सबको, नहीं हंसी नहीं फूटना है, पढ़ाई पे कंटिन्यू करना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप पढ़ाई पे कंटिन्यू करो, ज्यादा हंसो नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। तो क्या है, जब दो पेरेंट्स मिलते हैं, उनके सेक्स सेल से मिलने के बाद जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करता है यंग वंस को, और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स मिलके अपना सेक्स सेल का यूज करके, कंबाइन करके एक यंग वंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक डिफरेंस भी हम लोग जान गए, दोनों का टाइप भी जान गए। तो अब हम लोग आगे इस क्रम को बढ़ाते हैं और जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो किस किस प्रकार से वो हो सकता है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, फिजन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहले क्या जानते हैं, हम लोग फिजन के बारे में। ठीक है, इसको हाँ दोस्तों, तो आइए हम लोग जानते हैं फिजन के बारे में। फिजन क्या है, द प्रोसेस इन विच अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म न्यू वंस। मतलब फिजन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो पेरेंट सेल होता है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, खुद को स्प्लिट करता है, खुद को डिवाइड करता है, खुद को तोड़ता है, ताकि वो खुद से एक नया यंग वंस, एक नया बेबी को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये करता है, खुद को तोड़ देता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजन बोलते हैं। मतलब वो प्रोसेस जिसमें कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तो होता है, वो एक नया वंश को प्रोड्यूस करने के लिए खुद को तोड़ता है, ठीक है, खुद को डिवाइड करता है, तभी वो कर पाता है सब। ठीक है, ठीक, इसका दो टाइप होता है, बिनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है, फिजन से मतलब क्या है, फिजन हो समझ, फिजन होना मतलब टूट जाना, है ना, डिवाइड हो जाना। तो दो टाइप है, बिनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बिनरी फिजन क्या है, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब बिनरी फिजन उस फिजन को कहेंगे जिसमें पेरेंट्स टूट करके दो यंग वंस को प्रोड्यूस करता हो। क्या करता हो, स्प्लिट होकर के दो यंग वंस को अगर प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम लोग बिनरी फिजन कहेंगे। और मल्टीपल फिजन नाम से ही लग रहा है, मल्टीपल मतलब द पेरेंट ऑर्गेनिज्म खुद को स्प्लिट करके, खुद को डिवाइड करके एट अ टाइम, सेम समय पे बहुत सारा यंग वंस प्रोड्यूस करेगा, तो उसको मल्टीपल फिजन कहेंगे। जैसे कि आप लोग को फोटो में दिख रहा होगा, मेरी ड्राइंग ऐसी अच्छी है नहीं, फिर भी मैंने प्रयास किया है आप लोग को समझाने का इस ड्राइंग के थ्रू। आप लोग देखिए, पहला पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है, मैंने अमीबा का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और अमीबा के स्ट्रक्चर से मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये अमीबा का पेरेंट सेल है, आप लोग देख रहे होंगे, न्यूक्लियस है काला काला, और वो एक सेल है, और ये बाकी जो पोर्शन बचता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए एक न्यूक्लियस है, फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद ऐसे एक पेरेंट सेल है, ठीक है, एक ग्रॉन अमीबा है, कुछ समय के बाद उसमें क्या होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है वो लाइटेंट होता है। लाइटेंट मतलब क्या होता है, लेंथेन मतलब क्या होता है कि वो लंबा, वो खिंचाव होना स्टार्ट होता है, उसमें वो लंबाई होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप लोगों को दूसरी फिगर में दिख रहा होगा, वो क्या हुआ, धीरे धीरे लंबा होता है। जब धीरे धीरे लंबा होता है तो लंबा होते 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 क्या एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या हो जाता है इस तरह, ठीक है, कुछ टाइम बाद जब ग्रॉन हो गया और थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या हुआ, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें खिंचाव आता है, वो लंबा होता है, लंबा होते होते खिंचते 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 वो टूट जाता है, दो अलग पार्ट में सेपरेट हो जाता है।
आप लोगों को दिख रहा होगा दो अलग पार्ट में सेपरेट होता है। तो जब वो दो अलग पार्ट में सेपरेट होता है तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी थोड़ा खिंचा हुआ था, वो भी हल्का हल्का फैलना स्टार्ट कर देता है। फैलते फैलते वो इस तरह का आकार लेता है कि और वो फैल जाता है और सेपरेट होने की पोजीशन पे आता है। और कुछ टाइम के बाद वो अमीबा क्या होता है, दो अलग अलग न्यूक्लियस लेकर के दो अलग अलग अमीबा का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह का फिशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बिनरी फ्यूजन कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं मल्टीपल फिशन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, फिर उसके अंदर एक डायग्राम बनाया है, एक सर्कल के अंदर डायग्राम, उसके अंदर न्यूक्लियस। तो ये क्या है सर, ये ऊपर वाला जो आप लोग को लेयर दिख रहा है लोग काइस्ट बोलते हैं, काइस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइस्ट। ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये तब फॉर्मेशन होता है किसी भी अमीबा पे जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, मतलब जिस कंडीशन उसको रिप्रोड्यूस करने की जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन नहीं मिलके वो अलग कोई कंडीशन मिल जाए। मतलब जिस तरह चावल उगाने के लिए, मान लीजिए हम लोग को चावल उगाना है और चावल उगाने के लिए हम लोग को ठंडा का मौसम चाहिए और चावल उगाने की ठंडा का मौसम ना मिल करके गर्मी का मौसम मिल गया, तो क्या होगा, चावल में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, अमीबा को अगर गर्म का मौसम चाहिए जन्म देने के लिए, इसको गर्म का मौसम ना मिलकर ठंड का मौसम इसको अगर रिप्रोड्यूस मतलब मिल गया, ठंड का कंडीशन मिल गया, तो ये क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। क्या होगा, कुछ चेंजेस क्या आएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि उसको बचाव कर सके अपने एग्स को, ठीक है, अपने जो सेल है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको काइस्ट बोलते हैं, और उसके अंदर अमीबा होता है, ठीक है। और ये अमीबा की न्यूक्लियस हो गया और ये उसका साइटोप्लाज्म हो गया। तब क्या होता है, आप लोग जान रहे हैं, फंक्शन है कि वो उसका जो न्यूक्लियस होता है फिर लाइटेंट होता है, लेंथेंट होता है, वो लीशर फैलता है, न्यूक्लियस से फैलता है तो फिर वो डिवाइड हो जाता है। उसी तरह क्या होता है, उसके अंदर वो तो प्रोटेक्टिव लेयर बना हुआ है, तो प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर तो आ नहीं पाए, यहाँ तो खुले में था तो डिवाइड हो गया सेपरेटली आराम से। बट उसके अंदर क्या है, वो प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर, मतलब लेयर के अंदर वो क्या हो रहा है, उसका न्यूक्लियस फैल रहा है, फिर टूट रहा है, टूट के फिर अमीबा उसी के अंदर दो अमीबा सेपरेट हो गया, फिर दो अमीबा से चार अमीबा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह क्या हो गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अमीबा उसके अंदर ही बन बन के रहता जा रहा है। और वो सेल के, लेकिन क्या हो रहा है, वो तो लेयर के अंदर है और वो लेयर टूट नहीं रहा है। तो जब फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाता है, वो समझ जाता है कंडीशन मेरे अनुकूल हो गया, तो वो क्या होता है, लेयर ऑटोमेटिक ब्रस्ट करता है। और जब ऑटोमेटिक ब्रस्ट करता है तो एट ए टाइम जो पहले से उतना सारा अमीबा फॉर्मेशन हो गया है, वो अमीबा आप देख रहे हैं ब्रस्ट करने के बाद एक साथ वो निकल जाता है वही चीज, वो कर ही रहा है फ्यूजन, मतलब वहां पे उसको फेवरेबल कंडीशन था, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में था, तो उसको क्या होता है, एट ए टाइम वो दो प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। बट वहां पे क्या हुआ, कंडीशन अनफेवरेबल है, तो उसने एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लिया, और जो प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लिया जिसके कारण वो प्रोड्यूस तो कर रहा है दो ही, परंतु उस लेयर के कारण वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है और सब प्रोड्यूस होके उसी लेयर के अंदर, उसी बॉल के अंदर रहता है। और जब वो बॉल ब्रस्ट करता है तब तक बहुत सारा अमीबा का फॉर्मेशन उस बॉल के अंदर, उस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे दो का फॉर्मेशन हो रहा है टाइम, और वहां पे मल्टीपल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अमीबा खास करके किसमें, फ्यूजन जो है खास करके किसमें होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो जितने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको फ्यूजन देखने को मिल सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अमीबा, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आपने देखा यहाँ पे कहीं भी सेक्स का कोई भी बात नहीं है, और ऐसे मैंने नोटिस किया है, मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाता हूं बच्चों कुछ ज्यादा उत्सुकता से इस चैप्टर को पढ़ते हैं, खास करके लड़के तो बहुत ज्यादा उत्सुकता पढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं, होता है, एंजॉय कीजिए और साथ में कुछ सीखिए, कुछ समझिए, ताकि इन फ्यूचर रेफरेंस आप लोग को बहुत एक काम दे और बोर्ड में अच्छा मार्क्स आप लोग ले आ पाए। तो ज्यादा जरूरी की बात ही नहीं, हंसना नहीं है, मुस्कुराना है, आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बडिंग में। इसको हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बडिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बडिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोन आउट एज अ बर्ड, आफ्टर दैट इट डिटेक्ट्स एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल हाइड्रा एंड ईस्ट। ऐसे समझते हैं इसको, डिकोड करते हैं इसको, समझने का प्रयास करते हैं इसको। बोल रहा है बडिंग किसको कहते हैं, बडिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है खुद से एक बर्ड जनरेट करता है। बर्ड मतलब, बर्ड का मतलब ये होता है बॉडी, ठीक है, एक अलग सा अंग प्रकट करता है, एक नया अंग को प्रकट करता है अपने ही बॉडी पार्ट से। मैं हूं, ठीक है, मैं हूं इस तरह खड़ा,
तो और कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं, एक नया अंग प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, बर्ड प्रोड्यूस कर, ये हाथ मान लीजिए मेरा बर्ड है, मैंने बर्ड प्रोड्यूस किया। बर्ड प्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम ये थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, और थोड़ा जब बड़ा हल्का हो जाएगा तो आफ्टर सम टाइम इट डिटैच, मतलब ये मेरे से क्या हो जाएगा, मेरे बॉडी से ये अलग हो जाएगा, अलग होकर एक खुद का एक सेपरेट बॉडी बन जाएगा, तो हो गया न्यू वंस बन गया। तो मतलब बडिंग एज अ प्रोसेस, बडिंग उस प्रक्रिया को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म एक बर्ड को जन्म देता है, मतलब एक बर्ड प्रोड्यूस करता है अपने ही बॉडी से, और वो बर्ड आफ्टर सम टाइम थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा ग्रो होता है, और ग्रो होने के बाद वो अपने पेरेंट के बॉडी से अलग होकर एक नया यंग वंस बन जाता है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, हाइड्रा में भी ऐसा होता है, और ईस्ट में भी ऐसा होता है। मैंने पहले भी कहा मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर मैंने आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा प्रयास किया है। देख लीजिए, ये हाइड्रा का फिगर है, हाइड्रा का साइकिल मैंने साइकिल दिखाया है, ये पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा है, आप लोग देख रहे, छोटा सा बर्ड डेवलप हुआ, छोटा सा बॉडी पार्ट डेवलप हुआ है साइड से, ये बॉडी पार्ट डेवलप हुआ, आफ्टर सम टाइम ये थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा जब ये बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद क्या हुआ, ये डिटैच हो गया, इससे अलग हो गया, एक नया यंग वंस बन गया। तो ये रहा पेरेंट्स और ये रहा उसका डॉटर, ठीक है, ये इसका न्यू वंस। तो इस तरह हाइड्रा में भी और इसी तरह ईस्ट में भी बर्डिंग के थ्रू नया यंग वंस का प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सब्र करके बैठिए, आप लोग के टॉपिक पे मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। पता है कि आप लोग किस चीज का इंतजार है बहुत, लेकिन जिस चीज का आप लोग को इंतजार होता है, दरअसल इस बात तो टॉपिक से वो हट गया है, तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आप लोग के मनोरंजन के लिए एक नए तरीका से मैं पेश करूंगा आने वाले टाइम में। तो दिल थाम के बैठिए, सब्र करके बैठिए, आप लोग का भी वक्त आ रहा है। फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूं वो शांति से पढ़िए और एंजॉय कीजिए, ठीक है, बोर नहीं होना है, बिल्कुल मस्ती से। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं आगे दोस्तों। तो अब है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है स्पोर फॉर्मेशन? द प्रोसेस इन विच पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 of microscopic reproductive unit called spores. When the spores case of the plant burst, the spore spread into air, and when these spores fell into ground under favorable condition, they germinate and produce new ones. Example कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं? वो है राइजोफोजस फंगस एंड पेलिसिडियम फंगस। इसके अलावा भी और कुछ होंगे, बट ये कुछ उदाहरण मैंने आप लोग को समझने के लिए दिया है। और एक डायग्राम मैंने बनाया राइजोफोजस फंगस का, जिसके थ्रू मैं आप लोग को बता सकूं स्पोर फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है? स्पोर फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, एक पेरेंट प्लांट होता है जो छोटा छोटा यूनिट, ठीक है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है अपने ही बॉडी के अंदर, ठीक है, अपने ही प्लांट के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन करता है। एक छोटा छोटा यूनिट, एक सीड कह सकते हैं आप लोग उसको, एक सीड का फॉर्मेशन करता है अपने ही बॉडी के अंदर, ठीक है। स्पोर छेद को स्पोर्स बोलते हैं हम लोग, है ना, छोटा यूनिट को। तो एक समझ लीजिए छोटा सा बिंदु टाइप सीड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, प्लांट अपने ही बॉडी के अंदर, जिसको कि हम लोग स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। और वो स्पोर्स एक केस में, एक लेयर में क्या होता है, एक लेयर के अंदर फॉर्म होता है, और जब वो लेयर फट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, तो वो स्पोर्स, वो सीड उसके अंदर होता है, वो हवा में फैलेगा, फटेगा तो हवा में निकलेगा, और वो हवा में निकलेगा तो उड़ के, घूम के, इधर उधर भटक के वो लैंड पे पड़ेगा, जहां भी पड़ेगा, ठीक है। और उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा, मान लीजिए लैंड पे गिरा, ब्रस्ट किया, पेड़ है, प्लांट है, तो प्लांट है तो उसके अंदर स्पोर्स है, स्पोर्स जब उसका लेयर ब्रस्ट करेगा तो हवा में तैरेगा, और फिर एक ना एक दिन तो वो जमीन में गिरेगा ही गिरेगा। जब जमीन में गिरेगा और उसको उसके जर्मिनेशन के मुताबिक, उसके प्रोडक्शन के मुताबिक फेवरेबल कंडीशन अगर मिल गया, तो वहीं पे क्या होगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। और आफ्टर सम टाइम्स दे प्रोड्यूस, वो क्या होगा, प्रोड्यूस होकर एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सीड डालते हैं, एक पौधा निकल जाता है, तो ये क्या है, सीड ही है। तो देखिए मैंने फिगर के थ्रू आप लोग बताने का प्रयास किया है। ये राइजोफोजस फंगस का फिगर है, देखिए ये फिगर है, ये प्लांट आप लोग देख रहे हैं, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये अंदर का ब्लैक जो है वही है स्पोर्स। तो प्लांट के अंदर क्या स्पोर्स, देखिए लेयर है, जिस लेयर के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन है, और जब ये लेयर ब्रस्ट कर गया, फट गया, तो ये क्या, वो स्पोर्स हवा में आ गया, और ये आफ्टर सम टाइम लैंड पे गिर जाएगा, फेल कर जाएगा, और उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गया, वार्म कंडीशन मिल गया, तो वही वो क्या होगा, वो जर्मिनेट करेगा, और आफ्टर सम टाइम एक नया पौधा का जन्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, बिना किसी सेक्स के, बिना कोई इंटरकोर्स के, क्या हुआ, यहाँ पे एक नया, क्या हुआ, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हुआ,
बाय अ सिंगल पेरेंट। यहाँ 2 पेरेंट्स है, बिल्कुल नहीं है, एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा यहां भी क्या हुआ, एक नया यंग वंस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ दोस्तों, तो अब है रीजनरेशन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रीजनरेट मतलब फिर से बनाना, मतलब फिर से खुद को बनाना, रीजनरेट करना। ठीक है, तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट कॉल्ड रीजनरेशन। एग्जांपल प्लेनेरिया और हाइड्रा। तो रीजनरेशन किसको बोलते हैं? रीजनरेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि अपने ही बॉडी पार्ट से खुद को फूल कर लेना, मतलब खुद को रीजनरेट कर लेना। ठीक है, और ये रीजनरेशन प्रोसेस जो है प्लेनेरिया और हाइड्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो रीजनरेट मतलब नाम से लोग पता चल रहा है कि रीजनरेट करना, खुद को खुद से, मतलब रीजनरेट करना मतलब खुद को खुद से फॉर्म करना। ठीक है, तो कैसे रीजनरेशन करता है सर, कैसे करता है? तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे करता है। तो मैंने फिगर हाइड्रा का है, सॉरी प्लेनेरिया का मैंने फिगर है बनाया है। तो ये प्लेनेरिया का सिंगल वॉर्म है, मतलब सिंगल बॉडी है प्लेनेरिया का। ठीक है, जब आप इसको काट देते हो, किसी जानवर का खेलते खेलते बचपन में कुछ ही काट देते हो गिरगिट का, ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप गिरगिट की जगह प्लेनेरिया को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, ये प्लेनेरिया क्या करेगा, आगे चल के उतना ही बॉडी डेवलप कर लेगा। देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, मुंडी अलग हो गया, पेट इसका अलग हो गया, पुच्छी इसका अलग हो गया। पर क्या हुआ, इसने मुंडी से भी खुद का एक नया बॉडी बना लिया, पेट वाले पोर्शन से भी एक नया बॉडी बना लिया, और पुच्छी वाले पोर्शन से भी नया बॉडी बना लिया। हो गई ना टेंशन वाली बात। मतलब आप जितना उसको काटने का प्रयास करोगे, बोलो ठीक तू काट, तू जितना काटेगा मुझे काट, मैं उतना खुद को बनाऊंगा। तो क्या होगा, मतलब आप उसको काट के उसका ही फायदा पहुंचा रहे हो, है ना। रीजनरेशन वो कर रहा है। ये खास फीचर्स, ये खास क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया, हाइड्रा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। तो अब कहने वाली सर बात, ये भी सर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है सर, फिर इस लोग में ऐसा क्यों हो रहा है सर, फिर हम लोग में ऐसा क्यों नहीं, हमारा हाथ कटता है तो हाथ कटा हुआ जाता है सर? इसलिए क्योंकि ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये सब जो है ये सिर्फ मल्टी सेलुलर तो है एक, ठीक है, परंतु ये सब सिंपल मल्टी सेलुलर है। और ह्यूमंस भी और एनिमल्स सच एज डॉग, कैट, लायन, टाइगर, ठीक है, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। क्या होता है, लोग इससे रीजनरेट कर पाता है खुद के बॉडी पार्ट से पूरा बॉडी, क्योंकि इसका बॉडी जो है एक सेल बनाते रहता है, सेल का फॉर्मेशन करते रहता है, और इसकी बॉडी में तो कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल और टिश्यू, सेल से बना हुआ है। जब सेल से बना है तो नया पार्ट जब सेल फॉर्म कर रहा है तो सेल कट गया है, सेल बन रहा है, सेल तो वो डेवलप हो जाएगा, वो सेल फॉर्मेशन होते जाएगा, एक लेयर का फॉर्मेशन होगा और उसका बॉडी डेवलप कर जाएगा। परंतु हम लोग में क्या है, सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गेन बन रहा है, ऑर्गेन से क्या बन रहा है, ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी बन रहा है। तो मान लीजिए इतना कॉम्प्लेक्स फीचर है, तो हमारे बॉडी में अगर सेल का फॉर्मेशन होगा भी, तो सेल का फॉर्मेशन तो हो रहा है, फिर सेल से टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, वो संभव है नहीं है। बॉडी में उतना एनर्जी कहाँ है, बॉडी में उतना फीचर्स नहीं है, हमारी जो कॉम्प्लेक्स बॉडी में उतना शक्ति नहीं है कि वो सेल से टिश्यू बना सके और वो फिर ऑर्गन बना सके। ठीक है, अगर हमारा बॉडी भी अगर सिंपल होता इन लोग की तरह, तो हमारे बॉडी में हाथ कटने के बाद एक नया हाथ का फॉर्मेशन हो जाता। परंतु हमारे बॉडी में क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीचर है, जिस वजह से हम लोग में ये रीजनरेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग को रीजनरेट करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए हम लोग को सेक्सुअल मेथड ही अपनाना पड़ता है। परंतु जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर उसका बॉडी पार्ट भी उसका अलग हो गया तो एक नया बॉडी पार्ट वो गेन कर लेगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये थी रीजनरेशन का कहानी, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट में बढ़ जाना। फ्रेगमेंट मतलब जैसे ये उंगली है तो क्या 5 फ्रेगमेंट बटा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो उंगली क्या है, हाथ क्या है, 5 फ्रेगमेंट ऑफ फिंगर से बना हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट। यानी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट में बढ़ जाता है। शीशा को तोड़िए तो क्या चुकनी होता है, क्रैक आता है, छोटे छोटे टुकड़ा में बढ़ जाता है, तो उसी छोटे छोटे टुकड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्या है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ गए। आइए हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका। द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म into 2 or more pieces on maturing, each of these subsequently grow to form a new organism called fragmentation. Example: Spirea and C. anemones. ठीक है,
तो जैसा कि मैंने कहा वैसा ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या है, खुद को 2 या 2 से अधिक पीसेस में क्या होता है, तोड़ लेता है, अलग फ्रेगमेंट में बांट देता है, और एक बांटने के बाद क्या होता है, जितना फ्रेगमेंट वो टूटता है वो अलग अलग फ्रेगमेंट खुद को ग्रो करके एक न्यू वंस जनरेट कर लेता है, न्यू वंस बना लेता है। ठीक है, और ये जो फ्रेगमेंटेशन वाला काम है स्पिग्रिया और सी एनिमल्स में देखने को मिलता है। सी एनिमल्स एक तरह का प्लांट है, ठीक है, जो फ्रेगमेंट वाइज लेयर बाय लेयर होता है, और उसको टूट टूट के वो अलग हो जाता है, और उस लेयर से, उस पार्टिकुलर फ्रेगमेंट से, पार्टिकुलर टुकड़ा से वो एक नया बन जाता है। जस्ट लाइक रीजनरेशन टाइप, ये भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह के हम लोग एग्जाम्पल थ्रू समझने का प्रयास किए, वो एग्जाम्पल है स्पिग्रिया का। ये जो आप लोग देख रहे हैं फिंगल्स जो है स्पिग्रिया का, ये डायग्राम है। ठीक है, ये एक मैच्योर स्पिग्रिया है, और इसमें क्या हुआ, ये मैच्योर था, और ये देखिए 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट, 3 टुकड़ा में बट गया है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 3 पार्ट क्या हुआ, डिवाइड हो गया, और बाद में ये 3 अलग अलग स्पिग्रिया को जन्म दे दिया, बना दिया। तो यही क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का सिंपल अर्थ टूटना, लेकिन वो खुद को जितना फ्रेगमेंट में, जितना टुकड़ा में बांटेगा उतना नया बनेगा। सिंपल टाइप। ये मिलता जुलता किससे है, रीजनरेशन से मिलता जुलता है। तो ये भी हो गया समाप्त। अब क्या है सर, अब क्या पढ़ना है सर, अब तो उस टॉपिक पे आ जाओ सर, अब तो आ जाओ, अब तो सब्र करो बच्चा, सब्र करो थोड़ा, फिर ना उस टॉपिक पे आएंगे। फिलहाल पहले ए सेक्शन तो पढ़ ले, फिर वहां पहुंचेंगे। क्या क्या समझ रहे हो, बहुत बच्चा, समझ रहा हूँ आप लोगों की फीलिंग को मैं बिल्कुल अच्छे तरह समझ रहा हूँ। कोई नहीं, दिल संभाल के बैठो, फिर वहां पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या क्या, खुद देख लो क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अब पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि दिल टूट गया क्या, नहीं, दिल नहीं तोड़ना है। उस टॉपिक पे भी आएंगे, पहले पढ़ तो लो थोड़ा, उसके बाद वहां पहुंचेंगे, है ना। तो पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन new plant are obtained from the part of old plant like stem, root and leaf without the help of any reproductive organ। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो है हम लोग किसी भी पुराना प्लांट का किसी भी पार्ट से हम लोग एक नया पार्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन सी बात है। कैसे सर, जिस किसी के घर में भी प्लांट होगा वो इस चीज को भली बात ही जान रहा होगा कि हम लोग जानते हैं, बचपन से सुन रहे होंगे मम्मी बोलती हुई, जाओ ना अरुल गाछ का तना काट के ले आओ, घर में गाड़ देना, पौधा जन्म लेगा, होगा ना। हम लोग बोलते हैं जाओ ना किसी से, रोज नहीं है घर में, मम्मी बोलती ना जाओ ना बेटा किसी से कलम तोड़ के ले आना, रोज का कलम मांग के ले आना, गाड़ देंगे, रोज हो जाएगा। तो ये कॉमन सी बात है। मतलब किसी भी प्लांट का हम लोग स्टेम ले ले, उसका रूट ले ले, उसका लीफ ले ले, अगर हम उसको जमीन में गाड़ दें तो उसे एक नया प्लांट का जन्म हो जाता है विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। यहाँ पे किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का बात हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। स्टीम से हो रहा है, लीफ का हो रहा है, और रूट से हो रहा है। ये कॉमन सी बात है। ये रोज, मनी प्लांट, अड़हुल फूल, ये सब में हम लोग कॉमनली देखने को एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन मिलता है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा टॉपिक तो था नहीं, ये बहुत हाई फाई होने की बात तो थी नहीं, ये सिंपल सी बात हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं ना, तो उसको करके देख लेना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा साइंटिस्ट लोग जो है मिल करके इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन तकनीक से ना एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तकनीक का निर्माण कर दिया उन्होंने। तो क्या है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आइए हम लोग जानते हैं। और उस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से हम लोग आज भिन्न तरह का प्लांट, विभिन्न तरह का पौधा, विभिन्न तरह का फल हम लोग देख रहे हैं और उसको चखने का आनंद भी प्राप्त कर रहे हैं। तो कैसे संभव होता है, आइए हम लोग जानते हैं। हाँ दोस्तों, तो आइए हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की भी कुछ चर्चा करते हैं। तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की मदद से ही हम लोग आज भिन्न प्रकार का पेड़, पौधा, फल को हम लोग देख पा रहे हैं और उसको चखने का आनंद भी ले पा रहे हैं। कैसे सर, हम लोग देख रहे हैं टमाटर ओरिजिनली किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, परंतु कभी देखते हैं पीला कलर का टमाटर हो जाता है। हम लोग कैबेज देखते हैं कि हरा कलर का कैबेज होता है, कभी कभी गुलाबी कलर का कैबेज जन्म ले लेता है। तो कैसे सर वो सब संभव कैसे हो पा रहा है सर, मतलब कैबेज ओरिजिनली तो रियली में तो हरा होता है, पर कभी कभी हम लोग पिंक कलर का कैबेज कहां से आ रहा है, पर्पल कलर का कैबेज कहां से आ रहा है ना। तो इस तरह का जो केमिकल युक्त नहीं है ये, ठीक है, ये हमारा साइंटिस्ट का चमत्कार है, साइंटिस्ट का दिमाग है। उस दिमाग के कारण हम लोग जो है मेन स्पीशीज को जो है उसके अलग फॉर्म में हम लोग देख पा रहे हैं और चख पा रहे हैं, अलग टेस्ट का भी आनंद ले पा रहे हैं।
तो कैसे सर, क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या है आखिर जानते हैं इसके बारे में, क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब एक प्लांट के द्वारा हम लोग मैन मेड का दिमाग लगा कर उसे कई तरह का पौधा हम लोग जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और ये 3 तरह से किया जाता है। क्या क्या है? कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग सिंपल है, काटो उसको, किसी पार्ट को काट लो, स्टेम को काट लो, ब्रांच को काट लो, उसको जमीन में गाड़ दो, उससे एक नया पौधा जन्म ले लेगा, है ना? हो गया सर। ठीक है, दूसरा क्या है? लेयरिंग। लेयरिंग मतलब कोई पौधा है, मान लीजिए मैं एक ट्री हूं, ठीक है, मैं एक ट्री हूं, मेरा हाथ ऐसे है, तो इस हाथ को क्या हो, जब बड़ा होगा तो जमीन में लगा, जमीन में दूंगा, और जमीन में गाड़ करके तो मिट्टी से ढक दूंगा, फिर वहीं से एक नया पौधा जन्म होगा, फिर नया पौधा जन्म, फिर उसका स्टीम निकलेगा, स्टीम को फिर मिट्टी में हटा करके डाल दूंगा, फिर वहां से एक नया पौधा जन्म लेगा। मतलब लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। एक बोटेनिकल गार्डन है कोलकाता में, इसका बेस्ट एग्जांपल है। वहां जाइए, घूमिए और देखिए इस बोटेनिकल गार्डन को। ठीक है, वहां पेड़ के लेयरिंग फॉर्म में ही वहां पे आपको हजारों पेड़ देखने को मिलेगा और बहुत ही अद्भुत नजारा है। तो जाइए कोलकाता बोटेनिकल गार्डन, या फिर नेट पर सर्च कीजिए बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, आपको इस लेयरिंग का एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट है ग्राफ्टिंग। बहुत ही सबसे जो हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार का, जैसे कैबिज है, मैंने ये पत्ता गोभी है, तो हरा कलर को यूजुअली पाया जाता है, वो पिंक में, वो रेड में, वो ब्लू में बन रहा है। कैसे बन रहा है सर? ठीक है, अपने फॉर्म से वो अलग कैसे बन रहा है? तो इसी ग्राफ्टिंग के कारण। ग्राफ्टिंग में होता क्या है, दो अलग अलग प्लांट के स्टीम को हम लोग आपस में बाइंडिंग से जोड़ देते हैं। कैसे सर? कोई एक प्लांट है, मान लीजिए रोज का प्लांट है, ठीक है, उस रोज के प्लांट को स्टीम को लिए, ठीक है, रूट से लिए। मतलब अगर एक प्लांट का हम लोग रूट से अगर स्टीम ले रहे हैं, दूसरे प्लांट का हम लोग ऊपर पोर्शन का स्टीम लेंगे। समझ रहे? मतलब दोनों का रूट का स्टीम नहीं ले सकते हैं, दोनों का रूट साइडेड स्टीम नहीं ले सकते। अगर एक का रूट साइड स्टीम ले रहे हैं तो दूसरा का अपर साइड स्टीम लेंगे अगर। ठीक है, समझ गए? तो क्या करेंगे, मान लीजिए 2 प्लांट है, एक रोज का प्लांट है, एक मनी प्लांट है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग रोज का प्लांट का रूट वाला पोर्शन लिए हैं, रूट वाला पोर्शन का स्टीम लिए हैं, तो मनी प्लांट का क्या करेंगे, अपर पोर्शन का स्टीम लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, इस तरह से काटेंगे, दोनों को बाइंड कर देंगे, इस तरह जमा करके टाइट से कपड़ा से किसी किसी चीज से उसको बाइंड कर देंगे और रूट को हम लोग जमीन में गाड़ देंगे। ठीक है, जब गाड़ देंगे तो तब जो प्लांट का फॉर्मेशन होगा, तब जो प्लांट बनेगा, तो क्या बनेगा, दोनों क्वालिटी शो करेगा, रोज जैसा खुशबू और मनी प्लांट जैसा डिजाइन। तो क्या होगा, दोनों से कॉम्बिनेशन से एक प्लांट का जन्म होगा। आज जो रोज भिन्न भिन्न प्रकार का रोज, व्हाइट रोज, येलो रोज, पिंक रोज, कैसे, इसी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, इसी ग्राफ्टिंग मेथड से हम लोग ऐसा ऐसा रोज देख रहे हैं। क्या होता है, एक रोज जो मेनली रोज का स्टीम ले लिया और दूसरे प्लांट का ले लिया, इसके कारण क्या, उस प्लांट का कलर आ गया, रोज का महक और रोज का सुंदरता आ गया, है ना। इसी प्रोसेस के कारण हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार का रोज हम लोग देख पाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का रोज हम लोग देख रहे हैं, और भिन्न प्रकार का फल जो है हम लोग देखने को मिल रहा है इसी ग्राफ्टिंग मेथड के कारण। तो होता क्या, जब 2 अलग अलग चीज आपस में जुड़ता है, उससे जो नया चीज निकलेगा, नया चीज बनेगा, उसमें दोनों का तो गुण होगा, दोनों का गुण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ओहो सर, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे सर, क्यों नहीं पढ़ा रहे, थोड़ा सा रखो, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही बिंदास तरीके से मैं उस चीज को पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग के माइंड में अच्छे से आप लोग समझ जाओ, सीख जाओ, और एग्जाम में फटाक से कहीं से भी इस पोर्शन से क्वेश्चन आए, आप लोग खटाक से आंसर दे दो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।